गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे लास्ट लेक्चर में क्या हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया था। कौन सा मौर्योत्तर काल हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें देशी शासक और विदेशी शासक दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसका हमने विथ रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था। और इसका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया था और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से हमने इसका देख लिया था ना। अभी कल ही जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या प्री का नोटिफिकेशन तो नहीं, पर डेट दे दी उन्होंने कि 16 फरवरी को क्या होगा, एमपीपीएससी का प्री होगा 2025 में, है ना। तो हम उसको ही लेकर साथ में चलेंगे, इसलिए हम प्री भी लेकर साथ में चलेंगे। और इसकी में स्ट्रेटेजी या कौन कौन सी बुक अच्छी रहती है मैं आपको सब एक लेक्चर में अच्छे से बता दूंगी, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, है ना। गुप्त काल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, क्योंकि किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके जो सोर्स है वो किस चीज़ से हमें पता चला, है ना। जैसे हमने गुप्त काल के बारे में भी पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले गुप्त काल मौर्य काल में क्या उसके जानकारी के स्रोत देखे थे कि साहित्यिक स्रोत क्या थे, पुरातात्विक स्रोत क्या थे, विदेशी स्रोत क्या थे, है ना। तो ये क्या डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुप्त काल के जानकारी के स्रोत बताइए या मौर्य काल के जानकारी के स्रोत बताइए, है ना। और ये आपके या तो 10 मार्क्स में भी आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है ना। 3 मार्क्स में तो ये आपके जो टॉपिक है ये साहित्यिक स्रोत, इससे 3 मार्क्स में आ सकता है, या 2 मार्क्स में एमपीपीएससी का बोले तो एमपीपीएससी में 2 मार्क्स का होता है। पुरातात्विक स्रोत इसमें भी 2 मार्क्स का आपका आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जानकारी के स्रोत क्या है। इसका हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। सबसे पहले क्या, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी हम क्या देखेंगे, पहले धार्मिक देखेंगे, उसके बाद गैर धार्मिक, है ना। ये हमने 2 डिवीजन, अगर हम ए से करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी मेंस का जो आंसर रहेगा वो बहुत अच्छा इफेक्टिव शो करेगा और सबसे अलग करेगा, तो हमको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे, है ना। तो इसमें हम लिख देंगे धार्मिक और गैर धार्मिक, है ना। धार्मिक में हम क्या पढ़ेंगे, पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से अधिकतर किस काल में किस वंश में, गुप्त काल में इनका विकास हुआ, इनका उद्भव हुआ, है ना। जिससे क्या गुप्त काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है, किससे, पुराणों से मिलती है ना। उसके बाद स्मृतियां क्या है, विशेषकर नारद स्मृति में क्या गुप्त काल के बारे में वर्णन किया है। क्या गुप्त काल के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, नारद स्मृति में मिलता है। किसमें, नारद स्मृति में मिलता है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। कौन सी है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति। और गुप्त वंश की जानकारी किस स्मृति में मिलती है, तो नारद स्मृति में मिलती है ना। अब गैर धार्मिक में हम पढ़ते हैं, जैसे पुस्तकें देख लेंगे, है ना, कि किस जो कवि है उनके द्वारा कौन सी रचना की गई है ना। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, है ना। देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक का नाम है। इसकी रचना किसने की है, विशाख दत्त ने, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित। इसमें किस राजा का वर्णन किया है, तो रामगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन किसमें किया है, देवी चंद्रगुप्तम में किया गया है। और ये किसके द्वारा रचित है, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है ना। इसके बाद कालिदास द्वारा गुप्त काल में क्या, रघुवंशम और मेघदूत की रचना की थी। क्या है, रघुवंशम और मेघदूत की रचना की गई है ना। इसके बाद शूद्रक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है, मृच्छकटिनम। कौन सी, मृच्छकटिनम किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रक द्वारा। तो डायरेक्ट एमपीपीएससी या एमपीएसआई या पटवारी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शूद्रक किसके द्वारा रचित है, शूद्रक मृच्छकटिनम किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो शूद्रक द्वारा, है ना। और कामसूत्र किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो वात्स्यायन, है ना। वात्स्यायन द्वारा कौन सी पुस्तक है रचित की गई है, कामसूत्र उनके द्वारा रचित की गई है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, है ना। इससे हमारा आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। जिसमें हम क्या अभिलेख देखेंगे, सिक्के देखेंगे, भवन और उन कलाकृतियां देखेंगे। क्या वो देखेंगे, कलाकृतियां कैसी थी और भवन कैसे थे, है ना। तो इससे भी हमें क्या गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना। जैसे अभिलेख है ना। अभिलेख में प्रमुख अभिलेख कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। कौन किस राजा से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, है ना। महरौली अभिलेख किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कौन सा, महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें क्या हूणों की जानकारी मिलती है। जो हूणों का आक्रमण हुआ था गुप्त वंश में, उसकी जानकारी किससे मिलती है, भीतरी अभिलेख से, है ना। ये भीतरी अभिलेख किसका, स्कंदगुप्त का। महरौली अभिलेख किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का, है ना। अब हम इसके सिक्के देख लेते हैं कि गुप्त काल में सिक्कों को क्या क्या बोलते थे। जैसे सोने के सिक्के को क्या बोलते थे, दीनार, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्री में आ सकता है आपका कि सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं, दीनार। और चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं, रूपक। और तांबे के सिक्के को क्या बोलते हैं, मासक, है ना। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है। और ये 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में वर्णन कीजिए, है ना। तो सोने के सिक्के दीनार, चांदी के रूपक और तांबे के क्या, मासक, है ना। इसके बाद भवन और कलाकृतियों से भी हमें क्या गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जैसे भूमरा का मंदिर हो गया, तिगवा का मंदिर हो गया, ये जबलपुर में, है ना। इसके बाद अंजाता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफाएं, ये दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इससे भी क्या हमें गुप्तकालीन वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, विदेशियों का वितरण, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे ना। इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाहियान किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त के दरबार में फाहियान आए थे, है ना। और फाहियान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, किस ग्रंथ की रचना की थी, तो हम इसका यहीं पे देख लेते हैं। बाकी तो हम अलग से पढ़ेंगे इसको, है ना। फू कोकी, है ना, फू कोकी की नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। क्या है, फूको की नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित की गई थी, फाहियान द्वारा, है ना। और हेनसोंग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, हेनसोंग आया था। और इसिंग कब आया था, इसिंग 7वीं शताब्दी में आया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। कौन से, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ये कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। तो फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसोंग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन। और इसिंग कब आया था, 7वीं शताब्दी में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और फाहियान द्वारा फू कोकी नामक पुस्तक की रचना की थी, है ना। अब हम क्या हमने जो जानकारी के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक और विदेशी, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया साहित्यिक स्रोत। अब हम ये देखेंगे कि गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन कैसा था। हम सबसे पहले क्या सामाजिक जीवन, धार्मिक, राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो गुप्त वंश के जो शासक है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो हम सामाजिक जीवन देखेंगे कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो वर्ण व्यवस्था देखेंगे, स्त्रियों की दशा देखेंगे, वैवाहिक स्थिति क्या थी, दास व्यवस्था कैसी थी, भोजन और मनोरंजन, है ना। या तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, भोजन अलग, मनोरंजन अलग, वैवाहिक स्थिति अलग और दास प्रथा अलग, है ना। या तो आप साथ में भी कर सकते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था 4 भागों में थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और ये क्या थी, हमारी जन्म के आधार पर, क्या थी, जन्म के आधार पर ही थी, है ना। ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मणों को क्या उच्च स्थान प्राप्त था। गुप्तोत्तर काल में भी ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। और गुप्त काल में भी क्या उच्च स्थान प्राप्त, गुप्तोत्तर नहीं सॉरी मौर्योत्तर काल में, है ना। और क्या नई जातियों का उद्भव होने लगा था ना। अगर स्त्रियों की दशा देखें तो स्त्रियों की दशा में क्या गिरावट आई थी। जैसे मौर्योत्तर काल में स्त्रियों की दिशा में क्या थोड़ा उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो क्या वो मातृ प्रधान था, है ना। तो गुप्त काल में क्या थी, गिरावट आ गई थी, बाल विवाह होने लगे थे, सती प्रथा आदि क्या प्रचलित होने लगी थी, है ना। सती प्रथा मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद खुद सैया पे लेट जाना, मतलब सती प्रथा होती है। मतलब खुद भी अपना देह त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं, सती प्रथा, है ना।
उसके बाद वैवाहिक और दास प्रथा कैसी थी, तो अंतर जातीय विवाह होने लगे थे, मतलब एक ही कुल के ना अलग अलग कुल में भी विवाह होने लगे थे, जिसमें क्या अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह है ना। अनुलोम में क्या होता है, जो उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, और प्रतिलोम में क्या होती है, निम्न वर्ग की महिला उच्च वो, इसमें होगा आपका अनुलोम में पुरुष क्या होगा, पुरुष क्या होगा, इसमें उच्च होगा, और स्त्री क्या होगी, इसमें निम्न वर्ग की होगी, है ना। और प्रतिलोम में क्या होगा, पुरुष क्या होंगे, निम्न होंगे, और स्त्री क्या होगी, उच्च होगी, है ना। और इसमें क्या 15 प्रकार के दासों का क्या किया गया है, उल्लेख किया है। और भोजन और मनोरंजन कैसा था, भोजन शाकाहारी और मांसाहारी था, और मनोरंजन के लिए अमोद प्रमोद जो उनका खेल होता था, उसके द्वारा क्या मनोरंजन करते थे। तो हमने क्या जानकारी के स्रोत देख लिया, सामाजिक जीवन देख लिया।